वंस अगेन फिर से फ्रॉम स्टार्ट बोल देता हूँ। आज हमें क्या करना है, न्यू पॉइंट डिस्कस करना है और उस पॉइंट को अपन डिस्कस कर रहे हैं जो है बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, किस लिए, फ्री होने के लिए। कहां से फ्री होने के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फ्री होने के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है हर एक बॉडी को पकड़ के रखती है, तो उस बॉडी को अर्थ के सरफेस से निकल के फ्री होने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। और जिसका एग्जांपल हम अभी देख रहे थे कि मार्स के सरफेस के ऊपर अगर हमने कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया तो वो अर्थ के ग्रेविटी से निकल जाएगा एंड जाते टाइम उसको जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको अपन बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको अपन और एक तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों भी डेफिनेशन सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और द मिनिमम, अभी शुरू हुआ बेटा लेक्चर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that should be given to the body, और उसको अपन सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। The minimum amount of energy that should be given to the body or satellite so that it can escapes from Earth's gravitational influence। मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को, ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होता है उसको छोड़ के निकल के जाने के लिए जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को अपन यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो ये बाइंडिंग एनर्जी हमें दो पार्ट में, दो जगह पे कैलकुलेट करनी पड़ती है। पहले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट। कोई भी एक सैटेलाइट है जो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए अपन पहले बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारी अर्थ बन गई, यहाँ पे अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ की रेडियस हो गई। अब यहाँ पे अगर थोड़ी हाइट पे जाएंगे, इतने हाइट पे हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया था और सैटेलाइट क्या कर रहा है, इस ऑर्बिट में अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है एंड परफॉर्म करने वाला ये सैटेलाइट कुछ इस तरह से दिखता है। तो अभी ये सैटेलाइट के बारे में हम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने वाले। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि एज सैटेलाइट is in motion, it must have kinetic energy। कोई भी बॉडी अगर मोशन में होती है तो उसके पास कंपलसरी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब सैटेलाइट अगर मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। लेकिन जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है उनको मालूम है कि जब भी सैटेलाइट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस केस में जो वेलोसिटी होती है उसको बोला जाता है वीसी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा 1/2m इंटू वीसी का स्क्वायर, वेयर वीसी का मतलब होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला है √g m/r+h। इसको अगर मैं अबव इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी बन गई 1/2 इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r+h, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बन गई कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 ब्रैकेट ऑफ r+h। ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। लेकिन साइमल्टेनियसली ये जो सैटेलाइट है वो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में भी यहाँ पे मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एज
satellite is moving in a gravitational field of Earth, it must have gravitational potential energy. तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच. ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. अब ये फॉर्मूला कहां से आ गया, तो आप इसको डिराइव कर सकते हैं. आपको पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला मालूम है, एम इंटू जी इंटू एच. यहाँ पे जी का मतलब जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर है, वो पुट करके सिंप्लीफाई करके हमें ये पोटेंशियल एनर्जी मिलती है. सपोज ये इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ. अब देखो बात चल रही है रिवॉल्विंग सैटेलाइट की. डायग्राम में देखो कि हमारी अर्थ है, उसके सराउंडिंग में यहाँ पे इस ऑर्बिट में सैटेलाइट अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है. और हमने देखा कि मोशन में होने की वजह से इस सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है. इसका मतलब इसकी टोटल एनर्जी बन जाएगी therefore total energy of revolving satellite कितनी बनेगी टोटल एनर्जी, तो ये टोटल एनर्जी बनेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब इनकी वैल्यूज हमें पुट करनी है. टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 ब्रैकेट ऑफ आर प्लस एच माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच. अब इक्वेशन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जी एम एम, यहाँ पे जी एम एम या आर प्लस एच कॉमन है. इनको अगर कॉमन लेंगे तो एक्सप्रेशन में बचा क्या, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच इंटू ब्रैकेट में बचा 1/2 माइनस 1. अब 1/2 माइनस 1 आधे में से आधा गया मतलब माइनस आधा, तो ये बनेगा माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट ऑफ आर प्लस एच. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे मिला है वो टोटल एनर्जी निगेटिव है. इसका मतलब ये रिवॉल्विंग सैटेलाइट के पास की जो टोटल एनर्जी है वो कम है, इसलिए वो अर्थ के सराउंडिंग में है. अगर उतनी एनर्जी उसको अगर मिल गई तो उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करने के लिए. इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या होगा, ये टोटल एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये बाइंडिंग एनर्जी फॉर रिवॉल्विंग सैटेलाइट बनती है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 इन ब्रैकेट आर प्लस एच. ये बन गया आपका एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. यानी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर अपन सैटेलाइट को प्रोवाइड करेंगे तो वो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस को छोड़ के हमेशा के लिए निकल जाएगा. ठीक है, अभी सेम पार्ट अपन रिपीट करेंगे. ये फर्स्ट पार्ट किसके लिए था, ऐसा सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है. दूसरा अपन पार्ट देखेंगे कोई बॉडी हमारी जैसी जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनेगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ बॉडी रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है, यानी कि अगर ये हमारी अर्थ है, सरफेस तक का डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी एक बॉडी को रख देंगे. अब ये रेस्ट में, अब ये मोशन में नहीं है. अगर ये मोशन में नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि एज बॉडी इज एट रेस्ट काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0. कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होती है, हमेशा से 0 होती है. इसका मतलब बॉडी के पास बस पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि एच यहाँ पे 0 है. तो ये बन गई पोटेंशियल एनर्जी. अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है. इसका मतलब अब टोटल एनर्जी के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी बनेगी माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर. अब यहाँ पे देखो सब टर्म्स की मीनिंग आपको मालूम है. जी का मतलब होता है यूनिवर्सल
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T2 बनेगा ये 365 इतनी बड़ी बड़ी जो ह्यूज बॉडी ऑफ वेलोसिटी, पहले एनर्जी बोलते थे, अब अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम किसी बॉडी को प्रोवाइड करेंगे तो वो बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर, कैपिटल आर यानी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होगी 6 पॉइंट, एनर्जी के लिए जाएंगे तो यहां पे टोटल एनर्जी बनेगी माइनस ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। अब यहां पे देखो सब टर्म्स की मीनिंग आपको मालूम है। जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल एम का मतलब होगा मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम का मतलब होगा मास ऑफ बॉडी, या फिर उस बॉडी को आप सैटेलाइट भी बोल सकते हो। कैपिटल आर का मतलब ये मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ जिसकी वैल्यू है 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये डेटा है, ये हर एक पार्ट में, हर एक कंसेप्ट में कॉमन ही रहेगा। तो ये टोटल एनर्जी बन गई। इसके ऊपर से अगर बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी बनेगी माइनस इंटू माइनस प्लस GMM अपॉन कैपिटल आर। तो ये बना एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम किसी बॉडी को प्रोवाइड करेंगे तो वो बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर से एस्केप हो सकती है। ठीक है, देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट का डिस्कशन की कंसेप्ट आती है विच इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द गिवन टॉपिक, जिसको बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, अब ये एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या होगा, ऐसी वेलोसिटी जिससे बॉडी एस्केप हो जाएगी। मतलब डिफाइन करेंगे कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, पहले एनर्जी बोलते थे अब वेलोसिटी बोला है। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू द बॉडी, और सैटेलाइट बोलो, so that it can escapes from Earth's gravitational influence। अब ध्यान से पढ़ो, जो पहले की केस में एनर्जी थी उसी को अब हम वेलोसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब है क्या, वेलोसिटी मतलब एस्केप वेलोसिटी मतलब है क्या, तो बेसिकली ये मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है जो देने के बाद बॉडी और सैटेलाइट क्या करेगी, अर्थ से एस्केप होगी। अब थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ ये वेलोसिटी है, एक मिनट, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है जो बॉडी को प्रोवाइड करने के बाद बॉडी क्या करेगी, एस्केप हो जाएगी फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद समझ में आएगा कि अगर बॉडी को हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर से एस्केप कराना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये एनर्जी देंगे कौन से फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में देंगे तो चलेगा क्या, जैसे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने हीट के फॉर्म में दे दी तो क्या होगा, बॉडी जल जाएगी लेकिन एस्केप नहीं होगी, और एस्केप हो गए तो वो कायम की एस्केप हो जाएगी, वो वापस आएगी नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखता हूं, बाइंडिंग एनर्जी must be provided in the form of binding energy must be provided in the form of kinetic energy। अगर ये बाइंडिंग एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो बॉडी क्या होगी,
मोशन में सेट हो जाएगी। मोशन में सेट हो जाएगी मतलब वो इजीली एस्केप कर सकती है, यानी कि एक्सप्रेशन बनेगा बाइंडिंग एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी कहां पे? अर्थ के सरफेस के ऊपर की बात चल रही है। कितनी थी? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम इंटू वी ई का स्क्वायर। यहाँ पे ई बोल रहा हूं क्योंकि वो एस्केप वाली वेलोसिटी है। अब यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल एम कैंसिल होगा। एक्सप्रेशन को रीअरेंज करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी बन गई रूट ऑफ 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये रेडियस ऑफ अर्थ बनेगी 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो अब तक के करंट इन्फ्लुएंस को छोड़ के और जिसकी हेडिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एज ए ब्लैक होल। ब्लैक होल्स। अब ये ब्लैक होल्स के बारे में आप लोगों ने सुना तो होगा, और ये कंसेप्चुअल पार्ट है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड आता है। ब्लैक होल का मतलब क्या होता है? ब्लैक होल का मतलब होता है ह्यूज बॉडीज। कितनी ह्यूज? स्टार्स और प्लैनेट्स के कंपैरिजन में जिनकी साइज होती है। ठीक है, ह्यूज बॉडीज जिनकी साइज होगी स्टार्स और प्लैनेट्स के कंपैरिजन में, मतलब अर्थ, मार्स, सन, इतनी बड़ी बड़ी जो ह्यूज बॉडीज होती है, फॉर विच एस्केप वेलोसिटी is greater than or equal to the speed of light। देखो अब ध्यान से, ऐसी ह्यूज बॉडीज जिनके सरफेस के ऊपर एस्केप वेलोसिटी ये लाइट के स्पीड से ज्यादा होगी। यानी कि क्या होगा? देखो कंसेप्चुअल थिंक करते हैं कि इस बॉडी के ऊपर, जिसको अपन अभी क्या बोल रहे हैं, ब्लैक होल बोल रहे हैं। ठीक है, सपोज ये ब्लैक होल है, तो ये ब्लैक होल मतलब ऐसा होगा कि अगर इसके सरफेस के ऊपर इस तरह से लाइट इंसिडेंट हो गया, तो लाइट यहां तक इंसिडेंट तो होगा, लेकिन लाइट को इस सरफेस से जब भी रिफ्लेक्ट होके बाहर जाना होगा, तो बेसिकली लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸, लेकिन ये जो एस्केप वेलोसिटी है वो ये 3 × 10⁸ से ग्रेटर है। इसका मतलब ऐसी बॉडी के सरफेस के ऊपर लाइट भी इंसिडेंट हो गया तो वो खुद को वहां से रिफ्लेक्ट करके वापस लेके नहीं जा सकता है। इसलिए इस टाइप के बॉडी को ब्लैक बॉडी या फिर ब्लैक होल्स बोला जाता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट ऐड करता हूं। फ्रॉम द surface of black holes even light cannot escapes। ठीक है, मतलब लाइट खुद को वहां से एस्केप नहीं कर सकता, इतनी ह्यूज वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। उस टाइप के बॉडी को अपन कंसिडर करते हैं एज ए ब्लैक बॉडी या फिर ब्लैक होल्स। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि हमारा यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ था। इससे रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो ये ब्लैक होल्स की थ्योरी के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको एक्सप्लेन किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड फिर उसको एक्सटेंड किया था स्टीफन हॉकिंग ने। तो आइंस्टाइन की, स्टीफन हॉकिंग की क्या थ्योरी थी उसमें डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, हमारे बस कंसेप्ट से रिलेटेड पार्ट आता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसी बॉडी जिसके लिए एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो लाइट के स्पीड से ज्यादा बन जाती है, उस बॉडी के सरफेस के ऊपर से लाइट भी खुद को एस्केप नहीं कर सकता, यानी लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। और आपको मालूम होगा कि जनरली हमारे सराउंडिंग का जो भी स्पेस है, उसकी साइज, उसकी कलर, कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है, ये सब अपन एनालाइज करके समझ सकते हैं। ड्यू टू उसका रीजन ये होता है कि लाइट आती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है, हमारे आईज में एंटर करती है, इसलिए अपन उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक होल की बात चल रही है, ब्लैक बॉडी की बात चल रही है,
उसके ऊपर से लाइट तो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइट वहां से एस्केप नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो बॉडी हमें दिखेगी नहीं, इसलिए उसको अपन ब्लैक होल या फिर डार्क मैटर या फिर ब्लैक बॉडी ऐसे कंसिडर करते। क्लियर है सबको? समझ में आ गया कि ये ओके। अब देखो आगे की बात मैं जो लिखूंगा वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अर्थ टू बी ब्लैक होल इट्स रेडियस मस्ट बी, यानी कि हमारी जो अर्थ है उसको अगर हमें ब्लैक होल बनाना है तो उसके लिए अर्थ की रेडियस कितनी होनी चाहिए, इस रिलेटेड पॉइंट में अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो देखो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो वही मेंटेन करेंगे। एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन कैपिटल आर। बट अगर अर्थ को ब्लैक होल होना है तो ये एस्केप वेलोसिटी कितनी चाहिए, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड बननी चाहिए। तो ये एस्केप वेलोसिटी में यहाँ पे अगर पुट कर दूंगा तो ये 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल्स टू, अब स्क्वायर रूट में देखो 2, ये जी तो चेंज नहीं होगा। अगेन अर्थ का मास भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मुझे बस अर्थ की रेडियस चेंज करनी है। कितनी है रेडियस वो मालूम करने, जैसे कि नई रेडियस बन रही है तो वो अननोन है, इसलिए मैं उसको एज इट इज मेंटेन रखूंगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, 10⁸ है उसका स्क्वायर बनेगा 16 इक्वल टू 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय आर। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये r इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ये न्यूमरेटर में 2 इंटू 6 इंटू 6.67 डिवाइडेड बाय 9, ये एक ब्रैकेट में आते। तो अब बचा कौन, 10⁻11 10⁻24 डिवाइडेड बाय 10⁻16। चलो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इंटू 6 इंटू 6.67 ये बना 80.04 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 9 आपको दिया है इंटू, अब 10 की पावर देखो -11 प्लस 24 यानी +13 प्लस 16 ऊपर आके -16 प्लस 13 यानी 10⁻−3। तो ये r जो है वो अप्रोक्सीमेटली आती है 9 मिलीमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई होके ये बनता 9 इंटू 10⁻−3 मीटर, यानी इसको अपन बोल रहे हैं 9 मिलीमीटर। ये एमसीक्यू डायरेक्टली आता है, इसलिए आपको ये नंबर याद करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा नंबर है ये, उसका रीजन ये है देखो कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्लैनेट विल हैव एटमॉस्फेयर ओनली इफ, अगर उसके लिए आरएमएस वेलोसिटी इस एस्केप वेलोसिटी से कम होगी, लेस होगी तो। और आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, जो आरटी एंड एम की मीनिंग से वो लेटर टॉपिक में आएंगे, वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि प्लैनेट के पास एटमॉस्फेयर होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा उसके आरएमएस वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी के कंपैरिजन के ऊपर। देखो यहाँ पे कि जैसे एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए 11.2 है, लेकिन अर्थ के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में जितने सारे गैसेस है उन सब की आरएमएस वेलोसिटी 11.2 से कम है, इसलिए वो अर्थ के सराउंडिंग में घूमते हैं। जिस पॉइंट पे जब भी उनके एस्केप वेलोसिटी उनकी आरएमएस वेलोसिटी अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा बन जाएगी, उस केस में ये एटमॉस्फेरिक गैसेस अर्थ को छोड़ के निकल जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये कंडीशन होती है कि प्लैनेट को एटमॉस्फेयर होगा या नहीं होगा। इसकी तरह और एक स्टार मार्क यहाँ पे आएगा कि इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड with velocity v, then if first condition v is less than escape velocity, अगर escape velocity से कम है तो it will fall on the earth by attaining certain height। एंड पार्ट बी, अगर v ग्रेटर देन escape velocity है तो it will escapes from
Earth's gravitational